अगर आप स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू और ये लोग बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग आलिया भट्ट और इनसे तो अनन्या पांडे से तो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर ये बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चापलूस आउटसाइडर्स भी है बहुत ज्यादा। अब जैसे मैं इनको देखती हूँ, स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू टाइप लोग जो कहते हैं कि हमको तो प्यार ही प्यार किया, और भी मैं बड़े चापलूसों को दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ। और अपना पक्ष रखते हुए आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। आप अपना पक्ष रखिए, आपके साथ जो स्ट्रगल्स हुई हैं आप बताइए, दुनिया को बताइए, बट आप वो बताते हुए दूसरे की स्ट्रगल्स को नीचे दिखाना और उनकी स्ट्रगल्स को ऐसे शो करना कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है मैंने किया है। आप समझौता कर रही हैं अपने मूल्यों के साथ ताकि आप जो वहाँ एस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनसे काम मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं मिल रहा है। मैंने जो पाया है, जो खोया है, सब लोगों के सामने है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं हिडन चीज है जो मैं बता नहीं रही हूँ। तो सबके साथ आपने फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, उसमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो ये जो सबके नाम लिए जा रहे हैं मूवी माफिया के लोग, उनमें से किसी ने 1 रुपया तक लगाया हो उन पिक्चरों में। मैं आपकी बोली नहीं बोलती हूँ, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ, आपका सुर नहीं पकड़ती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सुर गलत है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन उनके मौत के इर्द गिर्द जो एक बहस है, विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हमने देखा कि कंगना रनावत ने राष्ट्रीय टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पर ये आरोप लगाया कि किस तरह से जो आउटसाइडर इनसाइडर बहस है, कहीं ना कहीं वो इस पूरे जो घटनाक्रम है या पूरी जो मौत है उसकी जड़ में है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही जिससे एक विवाद जो है वो कुछ आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा, खासकर स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू जैसी जो अदाकाराएँ हैं उनको ग्रेड्स दे दिए कि वो किस ग्रेड की एक्टर्स हैं, या आउटसाइडर होने के बावजूद भी किस तरह से वो चापलूसी करती हैं उन लोगों की जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं। और इसको लेकर एक नया विवाद जो शुरू हुआ है, नई जो बहस खासकर जो शुरू हुई है वो ये कि क्या वाकई जो लोग बाहर से आते हैं, जो आउटसाइडर्स कहलाते हैं, उनके लिए जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जगह कम है, क्या उसका दिल छोटा है फिल्म इंडस्ट्री का। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए और कुछ और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बेहतरीन अदाकारा तापसी पन्नू मौजूद हैं, जिन्हें वर्सटाइल एक्टर कहा जाता है, और वो भी किसी गॉडफादर की वजह से इस इंडस्ट्री में नए आई हैं। बेहतरीन फिल्में उन्होंने कुछ दी हैं पिछले दिनों में, जिनमें पिंक है, बदला है, थप्पड़, मुल्क, कम से कम ये चारों की चारों फिल्में ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं पिछले कुछ सालों में। तापसी जो हैं वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। किस तरह से ये पूरा सफ़र जो है उन्होंने इंडस्ट्री तक अपना हासिल किया। सबसे पहले तापसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि लॉकडाउन के दौरान आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, अभी कैसे गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं थैंक यू ये बोलने के लिए कि विवाद नहीं है, ये एक बहस है जो कि जिसके दोनों पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों को बहुत ही इक्वल वेटेज दे के प्रेजेंट करना चाहिए। जब भी कोई विवाद होता है उसका मतलब ये होता है कि एलिगेशन लगते हैं, जो कि ये होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हाँ, तो ये मेरा लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट जो हुआ था तो अच्छा हुआ था, इन द सेंस कि मैं बहुत बहुत बिजी स्केड्यूल से आ रही थी, जहां मुझे दिन में सिर्फ मुश्किल से 7-8 घंटे बस सोने का जो समय होता था वो मेरा समय होता था, बाकी सब समय मैं कुछ ना कुछ काम कर रही होती थी। तो स्टार्टिंग में अच्छा लगा कि थोड़ा सा ब्रेक मिला, बट वो 2 महीने बाद मैं अपने काम को बहुत मिस करने लग गई। और जब देखा कि बाकी लोग काम पे जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 10% शुरू हो गए थे ऑफिसेज, एंड मैंने देखा आसपास के लोग जा रहे हैं काम पे, उस समय फिर और ज्यादा मुझे लगने लग गया कि क्या काश मैं भी काम कर सकूं, क्योंकि मेरा काम वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है। तो वो उस वजह से शायद अपना काम मैं और ज्यादा मिस करने लग गई हूँ। और अब 4 महीने हो चुके हैं, तो अब और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो अर्ज होती है जो काम करने की, क्योंकि मेरे आसपास के सब लोग मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ मतलब काम कर ही रहे हैं। तो अब बहुत ज्यादा मिस होता है, बट अब ये रोज सुबह यही सोच के भगवान से प्रार्थना करके उठती हूँ कि आज कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनाई दे कि हाँ हम काम की तरफ बढ़ रहे हैं। बस अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरी। जी, लेकिन लगता है आपने इस लॉकडाउन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, आप एकदम फिट लग रही हैं बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगी लग रहा है कि नई फिल्मों के लिए तैयार हो रही हैं आप बिल्कुल। जी, मैं ना एक्चुअली लॉकडाउन स्टार्ट होने से
एकदम पहले बहुत एग्रेसिव फिटनेस रूटीन के अंदर थी, क्योंकि मैं रश्मि रॉकेट नाम की एक पिक्चर के लिए तैयारी कर रही थी जिसमें मुझे एक स्प्रिंटर का किरदार निभाना है। और स्प्रिंटर की फिटनेस लेवल अचीव करना हालांकि 3-4 महीने में इम्पॉसिबल है, बट अपनी जितनी मेरी कोशिश हो पाए मैंने कोशिश करके जितना करीब आ पाऊं एक फिजिक फिट स्प्रिंटर के फिजिक के, उतनी कोशिश कर रही थी। और बहुत अग्रेसिव ट्रेनिंग चल रही थी दिन में शूटिंग के साइड बाय साइड। तो वो मैं चाहती थी, वो ब्रेक हो गया एकदम से ये लॉकडाउन होने की वजह से, तो मैं चाहती थी कि मेरा रिदम ना टूटे। तो घर पे बैठे बैठे तो उस लेवल का वर्कआउट नहीं हो सकता, बट जितना हो सकता है ताकि मेरा स्टैमिना ना ड्रॉप हो, की वजह से मैं दिन में 2 बारी वर्कआउट करना अपना जो है कंटिन्यू कर रही हूँ, दिन सुबह को और शाम को। लेकिन एक और आपकी जो एक्सरसाइज हो गई पिछले कई दिनों में, वो काफ़ी हद तक मेंटल एक्सरसाइज भी हुई जिसमें आपको ग्रेड्स देने का काम हुआ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसा लगा आपके ट्वीट से, आपकी बातचीत से, आप बहुत खुश नहीं हैं आप ग्रेड से? नहीं, ग्रेड से जी मुझे इतना अफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि मैंने कोशिश, हाँ ग्रेड वो जो था ना वो मेरे से ज्यादा मुझे लगा लोगों को टिपिंग पॉइंट लगा मेरा, जो हालांकि ग्रेड से मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। वो मुझे वो मतलब एक मजाक, और मैं हंस पड़ी थी वो सुन के। मुझे मेरा टिपिंग पॉइंट ग्रेड नहीं था, मेरा टिपिंग पॉइंट था कि आप सारा मेरा जो क्रेडिट है मेहनत का, इतने सालों के 10 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में साउथ से स्टार्ट करे हुए। मैंने बहुत मेहनत और स्ट्रगल्स के बाद अपनी जगह जो भी है, छोटी बड़ी जैसी भी है, बनाई है। आप उसका क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं या खुद ले रहे हैं मेरी जगह, कि या तो भाई ये एक नेपोटिज्म गैंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, या आपकी स्ट्रगल्स और आपकी लड़ाइयों की वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ उसका सहारा लेके। तो मुझे वो चीज गलत लगी। मैंने कहा आप मुझे नाम बुला सकते हैं, आप मुझे 1 साल हो गए आप मुझे नाम बुलाते आ रहे हैं अलग अलग तरह के, मेरे को उससे परेशानी नहीं है, वो आपका ओपिनियन है मेरे बारे में, मैं चेंज नहीं करना चाहती। बट आप जब डिसक्रेडिट कर रहे हैं मेरी मेहनत को, वो मुझे बुरा लगा, वो उसकी जरूरत नहीं थी, तो इस वजह से मैंने बोलना जरूरी था। लेकिन आपसे ये बताइए मुझे कि क्या आप ये समझती हैं कि हो सकता है कि वो सही इंसान ना हो इस बहस को उठाने के लिए? कंगना रनावत का मैं जिक्र कर रही हूँ, और मुझे हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि मैंने खुद एक पत्रकार के तौर में कई टीवी डिबेट्स में मैंने उनको सपोर्ट किया, और ख़ासकर एक फेमिनिस्ट होने के नाते भी, कि मैं हमेशा, मेरा खुद का ये स्टैंड रहा है कि जब कोई महिला खासकर कोई आरोप लगाती है तो सबसे पहले ट्रस्ट से उसके साथ शुरुआत करनी चाहिए, जब तक कि अनटिल प्रूवन अदरवाइज, जब तक ये साबित ना हो कि जो उसने आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उनकी राजनीति रही, मैं उस पर भी बात करूंगी कि उनकी जो पॉलिटिक्स है कंगना रनावत की, क्या आपको लगता है कि जो नेपोटिज्म की बहस है वो कंगना जैसे लोगों के हाथों में रहना ठीक है, या ये बहस ऐसी है जिस पर बात होनी चाहिए? जी, ये बहस ऐसी है जिसमें सबको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। सबको अपने अपने एक्सपीरियंस के मद्देनजर अपना पक्ष रखना चाहिए। हमारी एक फ्री कंट्री है, सबको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, स्पीच सब है। तो आप रखिए, अपना पक्ष रखिए, पर अपना पक्ष रखते हुए आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। आप अपना पक्ष रखिए, आपके साथ जो स्ट्रगल्स हुई हैं आप बताइए, दुनिया को बताइए, बट आप वो बताते हुए दूसरे की स्ट्रगल्स को नीचे दिखाना और उनकी स्ट्रगल्स को ऐसे शो करना कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है मैंने किया है, उस तरीके का इमेज पोर्ट्रे करना, आई थिंक वो गलत होता है। आप दूसरे को काट के आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी जहां तक मेरा आइडल्स और प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, मैं ये सही नहीं मानती कि किसी को काट के आगे बढ़ो। आप सक्सेसफुल हो, हम वी आर रियली प्राउड ऑफ हर एक्चुअली, स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड। मेरे आप पिछले जितने भी इंटरव्यूज उठा के देखेंगे, जब भी आउटसाइडर्स की बात होती है, इंस्पिरेशंस की बात होती है आउटसाइडर के लिए, मैंने कितनी बारी उनका नाम लिया है और ये कहा है कि वो एक ऐसी अदाकारा है जिसको देख के लगता है कि हाँ, मतलब इन्होंने अचीव किया है कुछ अपने बलबूते पे। तो अब अचानक से आप मुड़ के आपने अचीव कर लिया, तो मेरी अचीवमेंट को आप बी ग्रेड और मेरी अचीवमेंट को आप किसी और को क्रेडिट दे रही हैं। वो मुझे अचानक से लगा कि ये तो जरूरत नहीं थी कहने की। आप अपना ओपिनियन रखिए, मैं अपना रखूंगी, बट आप मेरे को या किसी और को नीचा मत दिखाइए अपने ओपिनियन के अंदर। लेकिन तापसी, एक जो स्पेसिफिक उनका एलिगेशन था वो ये कि वो ये कह रही थी आप भी आउटसाइडर हैं या स्वरा भास्कर भी आउटसाइडर हैं, लेकिन आप समझौता कर रही हैं अपने मूल्यों के साथ ताकि आप जो वहाँ एस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनसे काम मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं मिल रहा है। क्या मैं एक बहुत ईमानदारी से
मैं ईमानदारी से पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ये मुमकिन है, आपको ना सही तो दूसरे लोग के बिना एस्टेब्लिश लोगों के सर पे हाथ रखे हुए या उनका साथ हुए हुए बॉलीवुड में आप काम नहीं कर सकते? जी, आप एक बात बताइए, मैं बिल्कुल इस बात को शायद इंट्रोस्पेक्ट करती अगर आप किसी फैक्ट्स के साथ ये बात बोलते। मतलब मैं इस टाइम पे ना मैंने किसी भी इंटरव्यू में जब इस बारे में बात उठी है, मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी नहीं समझा है, क्योंकि मेरी फिल्मोग्राफी मैंने जो पाया है, जो खोया है, सब लोगों के सामने है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं हिडन चीज है जो मैं बता नहीं रही हूँ। तो आप सबके साथ आप मेरी फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, उसमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो ये जो सबके नाम लिए जा रहे हैं मूवी माफिया के लोग, उनमें से किसी ने 1 रुपया तक लगाया हो उन पिक्चरों में। अगली मेरी आगे की जो 5 पिक्चरें जो अनाउंस हो चुकी है, जिन पे मैं काम कर रही हूँ अगले 1-1.5 साल तक, उनमें से भी एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये सो कॉल्ड मूवी माफिया के लोगों का हाथ है, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर और एज एनीथिंग। सो आप किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं कि जो भी मुझे मिला है वो उनकी बदौलत है, या मैं उनका पक्ष लेने के लिए बोल रही हूँ? मुझे क्या मिलेगा? मैंने जो अभी तक पाया है वो उनके हेल्प के साथ नहीं पाया। जो आगे मेरी पिक्चरें 5 आगे लाइंड अप है वो भी उनके साथ नहीं है, तो मेरा क्या फायदा है? मेरे को जो अवार्ड्स भी मिलते हैं, जो अब जाके मिलने शुरू हुए हैं, जो मुझ पे एलिगेशन लगाया गया वो भी इसलिए है क्योंकि मैं ये जो मूवी माफिया लोगों को जो है उनका पक्ष लेती हूँ। तो मुझे 2016 में पिंक के लिए एक भी अवार्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मुझे नॉमिनेशन भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मुझे अपनी किसी भी पिक्चरों के लिए कोई 2020 में जब सांड की आंख आई, जिसके अंदर अगेन कोई भी मूवी माफिया का इंसान नहीं था, उस पिक्चर के लिए अवार्ड मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मूवी माफिया का हाथ मेरे सिर पर है। बट कहाँ है पिक्चरें उनकी मेरे पास आज तक जो नहीं मिली? कहाँ है उनके पिक्चरों के अंदर काम करने के बाद जो अवार्ड्स मुझे, अगर वैसे मिलते अवार्ड उनकी पिक्चरों के लिए तो मैं मान सकती थी कि आप कोई कनेक्शन निकाल रहे हैं। अरे आप कुछ रिसर्च तो करिए। अगर आप कुछ फैक्ट्स के साथ एलिगेशन लगाइए तो मैं भी सोचूं क्या कहीं ये हो सकता है कि नहीं। बिना फैक्ट्स के आप इतना कॉन्फिडेंटली किसी को नीचा दिखा रहे हैं, जिसने बहुत मेहनत से स्ट्रगल करके यहाँ तक जिसने अपनी पहचान बनाई, वो थोड़ा गलत हो जाता है। तापसी, अभी ये जो पूरी बहस हुई है इसमें ऐसे लोग भी जिनका फिल्मों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, जैसे मेरे जैसा पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो बहुत ज़्यादा फिल्मों में दिलचस्पी मेरी शायद एक फिल्म गोअर के नाते हो सकती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फिल्में मैं नहीं देखती हूँ। इत्तेफाक ये है कि आपकी फिल्में न जाने क्यों मुझे इतना अपील करती हैं कि आपकी कोई ऐसी फिल्म होगी जो मैंने नहीं देखी है, खासकर उसमें पिंक और बदला पिंक, बदला और खासकर थप्पड़ ऐसी फिल्में रही हैं जो मैंने हाल के दिनों में भी देखी। तो शेखर गुप्ता का जो द प्रिंट के एडिटर हैं, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उनके इंडियन एक्सप्रेस के दिनों में जो अवार्ड फंक्शंस थे उस दौरान का जो उनका तजुर्बा था वो बांट रहे थे। उनका ये कहना था कि जब अवार्ड का जो ये पूरा बिजनेस है उसके बहाने उस पर बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि कैसे जो एक स्ट्रक्चर की कमी है, एक दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं, लेकिन कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, फेयरनेस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि रिस्पेक्ट। एक शब्द जो मिसिंग है इस पूरी इंडस्ट्री से वो है रिस्पेक्ट। अगर हम इनसाइडर आउटसाइडर की बहस को भी छोड़ दें कि जो बड़े डायनेस्ट हैं उनके अलावा जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें भी कामयाबी मिली, और एक ज़माने में जो अब डायनेस्ट कहलाए जा रहे हैं वो पहले आउटसाइडर थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट मिसिंग है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप मुझे पहली बात बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री है हमारे दुनिया की जहां पे चीजें एकदम फेयर एंड स्क्वायर होती हैं? मेरे को बता दीजिए, तो शायद मेरे लिए भी ये एक सीख होगी। क्योंकि मुझे जहां तक कि पता है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी आर्ट फॉर्म उठा लीजिए, उसके अंदर कुछ हद तक अनफेयर चीजें होती हैं। हर इंडस्ट्री में होती हैं, तो इस इंडस्ट्री में भी होती है। और अगर किसी के साथ अनफेयर हुआ है, उसको पूरा हक है अपनी आवाज उठाने का, अपना ओपिनियन प्रेजेंट करने का। और जहां तक कि डिसरिस्पेक्ट की बात है, देखिए, आप अगर ये बोलते हैं कि मैं ये क्लैंस एंड ऑल से बहुत परेशान हूं, उन्होंने हमें डिसरिस्पेक्ट किया है, मैं अपना ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूंगी, ठीक है? तो मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मेरे को इन क्लैंस ने इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं किया आज तक जितना मुझे जिस तरह के नाम और जिस तरह के एलिगेशंस लगा के एक मेरे ही साथ की आउटसाइडर ने मुझे पिछले 1 साल से किया है। हाँ, मुझे किसी क्लैन ने काम नहीं दिया,
मुझे किसी ने बढ़ावा नहीं दिया, बट वो डिसरिस्पेक्ट ऐसे नहीं किया नाम बुला बुला के पब्लिकली एंड बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके मुझे चापलूस जैसे वर्ड बोलना, बी ग्रेड बोलना, सस्ती कॉफी बोलना, ये सब मुझे उन डायनेस्ट और उन सो कॉल्ड इनसाइडर्स ने भी मुझे इतना नीचा नहीं दिखाया है जितना मेरे साथ की ही एक आउटसाइडर ने दिखा दिया है। तो जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ दो पक्ष वाली नहीं है, इधर इनसाइडर आउटसाइडर वाली, ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो हाँ कुछ हद तक मिसिंग है। और वो किसी कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते कि ये इनसाइडर आउटसाइडर को रिस्पेक्ट नहीं करता या आउटसाइडर इनसाइडर को रिस्पेक्ट नहीं करता। जो हो रहा है आज मेरे साथ वो शायद इस बात का प्रूफ है कि ये आपस में शायद सारे आउटसाइडर ऐसा नहीं है कि एकदम एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट हाँ, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी आप देखेंगे जब ये बात बाहर आई, तो जिस तरीके से स्वरा, रिचा, मैं और बहुत सारे और ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने, मैंने नहीं मांगा था इनका साथ कि चलो हम साथ लड़े या कुछ, मैंने अपना पक्ष रखा था और ऑर्गेनिकली उनको लगा कि हाँ ये उनको इस चीज का साथ देना चाहिए और उन्होंने दिया। तो वो रिस्पेक्ट भी है कहीं, बट इसको जेनेरिकली आप नहीं बोल सकते कि सब आउटसाइडर्स रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की या सब इनसाइडर्स रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, या मतलब वो जनरल अम्ब्रेला के नीचे नहीं डाल सकते पूरी इंडस्ट्री को। आप ही कह रही हैं कि आपको उन्होंने काम नहीं दिया जो खानदानी लोग कहलाए जाते हैं। क्या ऐसा भी कभी हुआ कि आप को लगता था कि ये रोल आपको मिलना चाहिए था या मिल गया था, लेकिन मिल गया किसी खानदान वाले को, किसी डायनेस्ट को? जी हाँ, हुआ है ना, हम सबके साथ हुआ है, आउटसाइडर्स जो हैं हम लोगों के साथ हुआ है। आई डोंट थिंक मैंने कभी भी ये बोला है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे कोई भी आप इंटरव्यू उठा के देखेंगे उसमें मैंने बोला है कि मेरे को तो रिप्लेस किया गया है स्टार किड से, बट मैंने उसको ना एज एक घाव ऐसा जिसको लेके मैं इतनी हेटफुल हो जाऊं, उस तरीके से नहीं मैंने उसको लिया। मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया है अपने सामने कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि यही लोग जिन्होंने मुझे रिप्लेस किया है ये मेरे पास आएंगे काम लेके। और वो कुछ हद तक ऐसे लोग आए भी हैं जिन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया था, जिन स्पेसिफिकली मेरे साथ जो लोग जिन्होंने ऐसे किया था वो वापस मुड़ के कुछ समय बाद आए हैं मेरे पास काम लेके। और उस समय ना मेरा वो जो चैलेंज था वो कंप्लीट हुआ। मैंने उसको चैलेंज को इस तरह से नहीं लिया कि मैं इतनी मतलब हेट्रेड फैलाऊंगी इनके अगेंस्ट कि दुनिया इनको थू थू करे इनके ऊपर। मेरा वो तरीका नहीं है, मेरा बदला लेने का तरीका वो नहीं है। और तापसी, मुझे तो हैरानी होती है कि वो ये कहती हैं कि मेरी कामयाबी से सीखना चाहिए सबको ये देखना चाहिए कि जितनी मेहनत मैंने की है अगर आप भी करेंगे तो आप पा लेंगे। लेकिन एक कामयाब इंसान इतना कड़वा, इतना बिटर क्यों है? वो चीज मुझे भी नहीं समझ में आई, जिसकी वजह से मैंने ये बोला था कि मुझे नहीं समझ में आया इतना बिटरनेस होने की मतलब जरूरत मुझे नहीं लगी। तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि उनकी जर्नी 110% मतलब एक इंस्पिरेशन लेने लायक है कि आप कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कितनी मुश्किलों के बावजूद आप यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ पे आज आपका एक रुतबा है। डेफिनेटली इंस्पायरिंग है। बट आप ये बोलना कि मेरे जैसा होना चाहिए और जो मेरे जैसा नहीं है वो गलत है, ये गलत है। मैं आपकी बोली नहीं बोलती हूँ, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ, आपका सुर नहीं पकड़ती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सुर गलत है। तो आप ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाती है बात। मैंने तो कभी नहीं बोला उनको इस तरह के नाम नहीं बुलाए क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी इनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती हैं। बट मैंने कभी नहीं इनको नीचे दिखाने की कोशिश करी इस वजह से, क्योंकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपस में एक दूसरे से। मेरा सुर आपके सुर से नहीं मिलता तो आपका सुर गलत है, ये तो कहीं नहीं लिखा ना। तब से आप भी इस इंडस्ट्री में अभी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि इसके तौर तरीकों को आप समझती हैं अच्छे तरीके से। पिछले 5-6 सालों में एक जो बदलाव हमने देखा, खासकर एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि अपने एक तरह से एक सेक्युलर कैरेक्टर के लिए जानी जाती रही, जहां पर एक धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर फिल्में बनी जिसमें पूरा क्रू मुसलमान था, जिसमें मतलब ये किसी ने देखा नहीं कि मतलब सोचिए भजन गाए गए जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे लेकिन मुसलमानों ने गाए, उसमें संगीत भी उन्होंने दिया, लिरिक्स भी उन्होंने लिखी। तो एक वही खूबसूरत कल्चर जो गंगा जमनी कल्चर हुआ करता था, पिछले 5-6 साल में हमने देखा है कि खानों में बटी हुई ये इंडस्ट्री नजर आई। कुछ लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं कि पोलराइज हो जाए इंडस्ट्री, मतलब एकदम दो एक्सट्रीम्स हो जाएं, बट ये कोशिश तक ही सीमित है अभी। मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इतना हो
हुआ है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, उदाहरण देके बोलूंगी, मैं पिक्चर का हिस्सा थी मुल्क, जो कि एक बहुत ही सेक्युलर और अनबायस्ड सिचुएशन हमारी कंट्री की सामने दिखा रही थी एक स्टोरी के द्वारा। आप अगर उस पिक्चर के अंदर जितने लोगों ने परफॉर्मेंस करी है, एक्टिंग करी है, हमारे डायरेक्टर राइटर अनुभव सिन्हा जी से लेके हम सारे एक्टर्स, जिन्होंने एक ये सेकुलरिज्म का मुद्दा, एक उसका एक एंगल उठाया था, हम सब के सब, हमें से कोई भी एक मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करता था। हमने जो मुद्दा उठाया, आप देख लीजिए पूरी स्टार कास्ट उठा लीजिए, जिन्होंने मुस्लिम कास्ट ऋषि कपूर जी से लेके कोई भी कैरेक्टर। नहीं, मैं कहूंगी वो बहुत बहुत ब्रेव फिल्म थी, बहुत ब्रेव, और उसका इतिहास में कहीं ना नाम होगा उस फिल्म का। जी, तो अभी 2 साल ही हुए हैं उस पिक्चर को, तो वो लास्ट 5 साल में जो भी कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो गया है कुछ। हर कोई अपनी आइडियोलॉजी पुश करने की कोशिश करता है, बट आई ऑन ग्राउंड आई डोंट थिंक उसका इतना प्रैक्टिकली वो हुआ है, क्योंकि अभी भी 2 साल पहले मुल्क जैसी पिक्चर बनी, जिसको इतना नोटिस किया गया, जिसको बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड तक मिला था फिल्म फेयर में। सो आई थिंक अभी भी ऑन ग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही अनबायस्ड है इस तरह के टॉपिक्स को लेके, जो कि आई थिंक मुल्क एक बहुत बड़ा सबूत है उस बात का। बहुत अच्छी बात, आप अच्छी खबर दे रही हैं कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री झुक नहीं रही है और पोलराइज नहीं हो रही है। अच्छी खबर आपने। नहीं, प्रैक्टिकली मुझे नहीं दिख रहा है। कोशिश हाँ करी जा रही है, हर समय कुछ ना कुछ एक नई डिबेट उठती है हर कुछ साल बाद, और कोशिश की जाती है कि 2 पक्ष बन जाएं या कितने भी पक्ष बन जाएं, बट ऑन प्रैक्टिकली आई थिंक नहीं ये हुआ है। लेकिन आपसे क्या बताइए, जो हमारा समाज है फिलहाल जैसा दिख रहा है, माना जाता है कि फिल्में जो है हमारे समाज का आईना होती हैं और उस दौर का एक डॉक्यूमेंट होती हैं। जिस दौर को हम जी रहे हैं, इस दौर का एक डॉक्यूमेंटेशन आप जैसे एक्टर्स भी कर रहे हैं, चाहे अपनी फिल्मों के ज़रिए ही आप कर रही हैं। मुल्क जैसी बेहतरीन फिल्म आपने बनाई है, या फेमिनिज्म को लेकर डिबेट हुई तो थप्पड़ का भी नाम ज़रूर आएगा कि किस तरह से उसने एक डायरेक्शन दिया है। आपको लगता है कि क्या हम वो फिल्में बना पा रहे हैं, वो ज़रूरी फिल्में जो बननी चाहिए, या फिर हम भी, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री भी उसी डिबेट में फंस गई है जहां पर हम पीरियड फिल्म्स बना रहे हैं, जिसमें एक समुदाय को कहीं ना कहीं विलन बनाने की कोशिश हो रही है? क्या फिल्मों की कहानियां, फिल्मों के प्रोड्यूसर्स उस लाइन पर बटे हुए आपको नजर आ रहे हैं? जी, हर दौर में ना एक नया, मतलब एक नया कहते हैं ना वेव चलता है, जिसके साथ लोग चाहते हैं कि वो वेव जो है उसके साथ जुड़ जाए, तो हमारे को उस वेव के डायरेक्शन का फायदा मिल जाएगा, जो कि होता है हर दौर में। ऐसा एक होता है, नई वेव उठती है और उसका फायदा कुछ उठाते हैं, बट उसके साथ ही वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपनी आइडियोलॉजी या अपने जो उनको सही लगता है उसके वो वाले टॉपिक्स पे भी पिक्चरें बनाते हैं। ठीक है, तभी मैं अब मेरी ही फिल्मोग्राफी देख लीजिए, और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि ये शायद भूल के कि क्या वेव चल रही है, वो जो उनको सही लगता है वो वाले मुद्दे उठा के पिक्चर बनाते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। आपने जैसे कहा कि बॉलीवुड वन ऑफ द बिगेस्ट, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड विद द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट वी मेक, राइट? सो हर तरह के लोग ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेंगे, कुछ उस तरह के भी, कुछ इस तरह के भी। जिस तरह से देश में हर तरह के लोग हैं, उस तरह से हमारी इंडस्ट्री में भी हर तरह के लोग हैं। तो उसको एक जेनेरिक अम्ब्रेला में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद डिसरिस्पेक्टफुल होगा सबके लिए, कि आप हर एक को एक पाले में रख के तोड़ रहे हैं कि ये सब एक इसी तरह के हैं, वो शायद गलत हो। बिल्कुल, और बेहतरीन फिल्में भी बन रही हैं इसी दौर में, ये बात सच है। और आप ये जिस वेव का आप नाम ले रही हैं, खासकर उसे नाम अगर हम दे दें तो एक सो कॉल्ड जो राष्ट्रवादी वेव है, उस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश हो रही है, या कहीं ना कहीं जो आज के दौर की राजनीति है उससे मेल खाती? पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म वाली जो वेव है, आई डोंट थिंक हमारी कंट्री से कभी भी वो बाहर गई थी। उसकी डेफिनेशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, बट आप देखिए मेरे दिमाग में ना एक पिक्चर है जो बॉर्डर आई थी, वो भी तो एक तरह से पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म को लेके आई थी, कितने समय पहले आई थी। तो वो ऐसी पिक्चरें भी बनती, वो काफी समय से बनती आ रही हैं। एंड पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म एक इस तरह की नब्ज है जो इंडियंस के अंदर इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, जो हमारे को कोई भी हम आपस में चाहे दूसरे से जितनी मर्जी लड़ाई कर लें, बट सामने से कोई हमारी कंट्री को अगर कोई गलत बोलेगा ना, तो हम अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं उस इंसान। लेकिन क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा में फर्क आया है? जैसे कि आपको मैंने बोला कि हर समय थोड़े अलग अलग तरह के लोग आते हैं अपनी अलग अलग डेफिनेशन लेके, और वो चाहते हैं कि हमारी डेफिनेशन जो है वो यूनानिमस हो जाए
और सब हमारी डेफिनेशन माने, जो कि आई थिंक गलत है। अपनी डेफिनेशन दूसरों पे थोपना गलत है। यहाँ पे सब हम इंडियंस हैं, हम सब अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। मेरा प्यार करने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, तीसरे इंसान का अलग होगा। ये बोलना का मेरा तरीका जो है प्यार करने का वो सही है, आपका गलत है, ये गलत है। मेरी भी उतनी ही कंट्री है जितनी आपकी है। तो जिस मेरा प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश मेरा देश नहीं है। तो ये जो चीज होती है ना, जो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, वो मेंटेन रखनी चाहिए। प्यार कंट्री से सबको है। आपकी डेफिनेशन से शायद मैं अप्रूव ना करती हूँ, मेरी डेफिनेशन से आप अप्रूव ना करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है आपका प्यार कम है और मेरा ज्यादा है। आपसे इसके अलावा पिछले दिनों में हमने देखा, करीब 5-6 महीने पहले की बात है, जब ये NTCA NRC प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब एक तबका ऐसा था फिल्म इंडस्ट्री का जो कि बढ़ चढ़ कर उसमें इसने हिस्सा लिया और कहा कि नहीं, जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है वो इस कानून के खिलाफ है। और जो देश भर में एक तरह का एक सामाजिक आंदोलन हुआ, उसमें फिल्म स्टार्स ने, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, सिंगर्स ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। क्या आपको लगता है कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो जो सामाजिक सरोकार, खासकर हमारे लिए हम देखते हैं अक्सर कि हॉलीवुड एक तरह से एक बेंचमार्क रहता है कि वहाँ चाहे उनकी सरकार हो, चाहे उनका प्रेसिडेंट हो, जो उनके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके मूल्य हैं, उनसे समझौता नहीं करते और किसी के खिलाफ भी बोलना हो खुलकर बेधड़क बोलते हैं। एक ऐसा ही एक तरह से एक नमूना हमें भारत में देखने को मिला। आपने इसे किस तरह से देखा? मेरा ना एक आइडिया कि मैं हर बारी ना ग्लास को हाफ फुल देखती हूँ, हाफ एम्प्टी देखने की बजाय। तो मैं वो पॉजिटिव आउटलुक मान लो या हर चीज को होप की तरह देखने की तरीका मान लीजिए, एक तरीका है मेरा। तो मैंने भी उसको इस तरीके से देखा कि चलिए, जितना भी हमारे इंडस्ट्री को स्पाइनलेस बोला जाता है, ये कि भाई ये कुछ बोलते नहीं है, बट जब बोलते हैं तो हमारी क्या हश्र किया जाता है सोशल मीडिया पे देख लीजिए एंड और वो सब भी सबके सामने ही है। शायद वैसा हश्र वहां पे नहीं होता हॉलीवुड से जिससे आप हमें कंपेयर कर रहे हैं, बट फिर भी उसके बावजूद कितने लोग आए थे बाहर जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वो बेधड़क रखा। और आज तक वो शायद जो लोग आए थे बाहर वो उस पे अड़ के खड़े हैं कि जो हमें, ये हमारा ओपिनियन है और हम इस पे खड़े रहेंगे। तो शायद एक पॉजिटिव साइन है कि हर कोई अपना ओपिनियन सामने रखने की हिम्मत रखता है। क्योंकि स्वरा भास्कर हैं या ऋचा चड्ढा हैं, अनुराग कश्यप हैं या अनुभव सिन्हा जिनके साथ आपने काम किया, ये लोग उन लोगों में शुमार बताए जाते हैं, जैसे आपने कहा कि जो लोग वेव की परवाह नहीं करते और जो उन्हें बोलना है, जिसके लिए उन्हें एक कन्विक्शन महसूस होता है, वो बोलते हैं। लेकिन उसकी जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। अगर आप उनकी टाइमलाइन देखें कि वो अगर एक सिंपल स्वरा भास्कर सिर्फ एक तस्वीर ट्वीट कर देती हैं तो उसके पीछे आप देखिए कि जिस तरह के नास्टी कमेंट्स होते हैं। क्या इससे भी बचने के लिए अदाकार वो बात नहीं कहते जो वो महसूस करते हैं? हाँ, हो सकता है। काफी लोगों को लगता है कि वो शायद ये ट्रोलिंग से और इस तरह के बात नेम कॉलिंग से बच जाएंगे अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनको दूर रहना पसंद है इस तरह की चीजों से, तो वो दूर रहते हैं। बट ये जो सारे लोग बोलते हैं जिनको फिर ट्रोलिंग होती है, ऐसा नहीं है इन लोगों को पता नहीं है कि ये ऐसा करेंगे तो इनके साथ ये होगा। इसके मद्देनजर ये जानते हुए फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि हम फिर भी बोलेंगे, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक ये अगेन दो अलग तरह के कैटेगरीज हैं और दोनों को एक दूसरे की पोजीशन रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई आप जानते हुए कदम रख रहे हैं इसके अंदर कि ऐसा होगा, तो आप अपने पाथ पे चलते रहिए। दूसरे डरते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं या चाहते हैं कि चलिए हम इससे दूर रहने का ऑप्शन है तो हम दूर ही रहते हैं, ये उनको ओपिनियन है, ये उनको वैसे जीने दीजिए ना, हम कौन होते हैं उनको फोर्स करना। आपसे मैं अब आपसे आखिरी 2 सवाल आपकी इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहती हूँ। पिछले 6-7 महीने में हमने जिस तरह से देखा है, 5-6 महीने में मान लेते हैं कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से इंडस्ट्री में मैंने देखा कई ऐसे भी जो एक्टर्स थे, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे, जिनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि अपना खर्च भी उठा पाना। छोटे स्टार्स थे जो शायद छोटे बजट्स पे चलते हैं, फिल्में बंद हो गई थी और वो शायद रोज़मर्रा में जो काम करते हैं आप उसी से जी रहे थे। ऐसे में आपकी इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उस पर आप क्या ये धक्का मानती हैं या इसे एक अपॉर्चुनिटी मानती हैं कि थिएटर्स ना सही, फिल्में तो फिर भी बन रही हैं और थिएटर को तो शायद अभी वक्त लगेगा खुलने में और दोबारा वापस नॉर्मलसी रिटर्न होने में, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स एक तरह से वही ज़रूरी डेमोक्रेटाइजेशन जो टैलेंट का होना चाहिए था वो कर रहे हैं और ठेकेदारी जो फिल्म इंडस्ट्री में है उसे तोड़ रहे हैं। देखिए, धक्का तो लगा है क्योंकि काफी लोग मैं जानती हूँ जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स, राइटर्स,
डायरेक्टर्स जो मतलब अभी अब शुरू हुए थे अच्छा काम करना, जिनके पास इतनी रेगुलर सेविंग नहीं है कि वो मुंबई में रह सकें काफी समय तक, वो वापस अपने अपने घर गांव चले गए हैं। और उनको उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगी जब चीजें वापस आ जाएंगी। ऐसा तो हुआ है, काफी जो धक्का ही है, क्योंकि टैलेंट हमारी इंडस्ट्री से अगर थोड़ा सा दूर हो जाता है तो धक्का ही होता है इंडस्ट्री के लिए। बट एट द सेम टाइम ना, एक ये कोई भी कभी भी इस तरह की चीज होती है जब जो कि हिला देती है सबको, वो एक कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि मतलब अब ऐसा समय आ गया है और हम इंडियंस ना बहुत माहिर हैं। कोई भी आप हमारे को एक्सट्रीम प्रॉब्लम में डाल दीजिए, हम उसमें भी कोई चीज निकाल लाएंगे अपने फेवर में काम करते रहने के लिए। तो वही होने वाला है, वही हो रहा है कुछ कुछ करके। किसी भी चीज, किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी हमने कोई होप, एक तरह की पॉजिटिव रे निकाल ली है, जो कि इस केस में ऐसी हो गई है कि थिएटर ना होने की वजह से वेब प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस मिला है। उन एक्टर्स को जिनको लगता था कि उनको इस तरह से देखा जाता है कि वो थिएट्रिकल रिलीज फिल्म से एक लेवल नीचे हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको ऐसा एक्सपोजर मिल गया कि अब वो ही है हमारे स्टार्स, उनको ही हमें देखना है। तो कितना ये आप पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो कितना अच्छा समय है उन एक्टर्स के लिए जिनको उतना ध्यान से नहीं देखा जाता था। सडनली अब वो आपके सबसे बड़े स्टार्स हैं, सबके सबसे बड़े एंटरटेनर्स हैं इस समय आपके लिए। सो मैं इसको एज अ पॉजिटिव साइन देखती हूँ कि इस समय उन सब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उन सबको मौका मिलेगा जिनको अभी तक लग रहा था कि शायद जो थिएट्रिकल फिल्म्स है वो उनको ओवरशैडो कर रही थी, वो आज उनको एक बहुत खुला हुआ ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है अपना टैलेंट शोकेस करने के। तापसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे द वायर से बातचीत करने के लिए। आपने खुलकर अपने विचार रखे आपकी फिल्मों के लिए। आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।